नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड। तपते हुए रेगिस्तान से भी गर्म अगर कोई मुद्दा आज हमारे देश में है तो वो है नेशनल हेराल्ड मामला। तो दोस्तों, ये नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, इसके तथ्य क्या हैं, इसके पीछे छुपी सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में परत दर परत सरल भाषा में मैं आपको ये पूरा मामला समझाने की कोशिश करूंगा। नेशनल हेराल्ड ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। इस न्यूज़पेपर को, इस अखबार को नेहरू जी ने और 5,000 लगभग 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने पैसे मिलाकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की और उस कंपनी का नाम था एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, एजेएल। और यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि ये जो एजेएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो कंपनी थी, आज़ादी के पहले ये अखबार 3 भाषाओं में प्रकाशित होता था, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। हिंदी में नवजीवन के नाम से प्रकाशित होता था, उर्दू में कौमी आवाज के नाम पर, और अंग्रेजी में जो इसका इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था वो था नेशनल हेराल्ड। धीरे धीरे ये अखबार बूढ़ा हाथी साबित होने लगा और खर्चे बहुत ज़्यादा और आमदनी कम होने की वजह से 2008 में इसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अखबार बंद किया गया है, कंपनी बंद नहीं हुई थी। एजेएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड चालू थी, अखबार बंद किया गया। और नेशनल हेराल्ड के बंद होते ही भारतीय राजनीति में एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उसका मुख्य कारण थी इस कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की संपत्तियां। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ये जो कंपनी है एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, इसके पास संपत्तियां यानी कि असेट्स आई कहां से? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंपनी थी एजेएल, ये कोई सामान्य कंपनी नहीं थी। नेशनल हेराल्ड के माध्यम से देश की जनता इस कंपनी से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। जनता के इस अखबार से यानी इस कंपनी से इस भावनात्मक जुड़ाव की वजह से समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, आज़ादी के बाद भी कई गवर्नमेंट बॉडीज ने इस कंपनी को अलग अलग जगहों पर, जैसे कि दिल्ली, बंबई, पटना, इंदौर, भोपाल, पंचकुला, कई जगह पर जमीनें अलॉट कर दी। और जब 2008 में अखबार बंद कर दिया गया तो कंपनी के पास और कोई तो कमाई का जरिया नहीं था, वैसे भी अखबार घाटे में ही था। तो इस कंपनी ने अपनी कमाई का जो जरिया बनाया वो यही बनाया कि इस कंपनी की जो संपत्तियां थी इसको अलग अलग व्यापारिक पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, जैसे कमर्शियल पर्पज से मॉल्स एक्सेट्रा को किराए पर देना शुरू किया, जिससे इस कंपनी की रेंटल इनकम शुरू हो गई। और आपको मैं बता दूं कि ये जितनी भी संपत्तियां, जितनी भी एसेट्स नेशनल हेराल्ड के एजीएल के पास में थी, एजीएल के को सरकार ने दी थी, उनका डीएलसी रेट यानी गवर्नमेंट रेट जो है वो लगभग 2000 करोड़ के आसपास था। थोड़ा बहुत वेरी भी था, कुछ जगह पर कुछ और लिखा हुआ है, कुछ जगह पर कुछ और लिखा हुआ था, थोड़ा बहुत वेरिएशन था, लेकिन मैक्सिमम जगह पर ये 2000 करोड़ के आसपास इसकी गवर्नमेंट रेट थी। और साथ ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट रेट अलग होती है और मार्केट रेट अलग होती है। जो लीगल एग्रीमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट रेट, डीएलसी रेट पर होते हैं टैक्स बचाने के पर्पज से। तो इसीलिए इन सारी प्रॉपर्टीज की, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की सारी संपत्तियों का जो बाजार मूल्य था, जो मार्केट वैल्यू थी, वो लगभग 6000 करोड़ रुपए है। और 6000 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं उसको गिनने के लिए एक सामान्य कैलकुलेटर की स्क्रीन भी हाँफने लगती है। और मैं आपको बता दूं कि ये 6000 करोड़ की मार्केट वैल्यू एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी की सारी संपत्तियों की आज भी है। और यहां पर एक बात और दिमाग में फिट कर लेना जरूरी है कि ये एजेएल जो कंपनी थी ये किसी एक की नहीं थी, इसके मालिक वही 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पैसा मिलाकर इस कंपनी को शुरू किया था। वो 5000 फ्रीडम फाइटर ही इस कंपनी के मालिक थे। यानी कि देखा जाए तो ये जो संपत्ति थी ये उन सभी की थी, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये पूरी कंपनी की थी। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी 2008 में बंद कर दी गई, तो तब तक कई सारे फ्रीडम फाइटर्स की डेथ हो चुकी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। और लगभग 1050 के आसपास ही शेयर होल्डर, 1054 के आसपास शेयर होल्डर्स ही इस कंपनी के जीवित थे। और उस वक्त इस कंपनी के जो शेयर्स थे वो शेयर्स लगभग 33% के आसपास शेयर्स राहुल गांधी जी, और लगभग 20% के आसपास के शेयर्स ललित सूरी जो कि कांग्रेस के से ही संबंधित व्यक्ति हैं, उन्हीं के पास थे। और सूत्रों के अनुसार तो यह भी बताया गया कि 5% के आसपास इस कंपनी में हिस्सा सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी का था।
बहरहाल कहानी तब से शुरू हुई जब से कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल को लोन देना शुरू किया और ये लोन की राशि इकट्ठा होकर 90 करोड़ रुपीस हो गई। मतलब कांग्रेस द्वारा जो लोन एजेएल को दिया गया उसकी कुल राशि, टोटल राशि 90 करोड़ रुपए है। बकौल कांग्रेस ने ये लोन एजेएल को इसलिए दिया क्योंकि कांग्रेस एजेएल को देश की धरोहर मानती है और उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने उसकी वित्तीय मदद के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए उसे ये लोन दिया। मतलब यहां तक की कहानी में ये कहानी समझ में आ जाती है कि अब कांग्रेस को 90 करोड़ रुपए एजेएल से लेना है और एजेएल को 90 करोड़ रुपए कांग्रेस को देना है। तो एक सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से लोन लेता है तो लोन लेने वाला उस लोन को चुकाएगा, और लोन चुकाएगा कैसे? उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक, या तो आप पैसा कमा के सामने वाले का लोन चुका दीजिए, और या फिर अगर आपके पास कमाई नहीं है तो फिर आप अपनी कोई संपत्ति बेचकर उसका लोन चुका दीजिए। तो यहाँ पर एजेएल को भी यही करना था, या तो अपनी इनकम जो हो रही है, जो इनकम कमाई जा रही है उससे वो कांग्रेस का लोन चुकाए, और या फिर एजेएल अपनी इतनी सारी संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, तो उन एसेट्स में से किसी भी एक एसेट को बेचकर छोटी एसेट्स को बेचकर वो लोन चुका दिया जा सकता था। लेकिन इन दोनों ही ऑप्शन में से दोनों ही ऑप्शन अवेल नहीं किए गए, दोनों ही रास्ते एजेएल ने नहीं अपनाए। मतलब ना तो अपनी इनकम में से वो लोन चुकाया और ना ही कोई एसेट बेचकर वो लोन चुकाया। तो फिर हुआ क्या? एक अलग ही कारनामा प्रस्तुत किया गया। अब वो अलग कारनामा क्या है वो जरा ध्यान से सुनिए। सन 2010 में एक कंपनी बनाई जाती है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, ये रजिस्टर्ड की गई कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, और कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है, सेक्शन 25, वो उसके अंतर्गत जो कंपनीज आती हैं वो होती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। मतलब ऐसी कंपनीज जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉफिट हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी कर नहीं सकती, लेकिन जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो आप पूछेंगे कि भाई समस्या क्या हुई? समस्या मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समस्या की जड़ कहां से शुरू होती है। अभी तक की जो कहानी है वो आपके समझ में आ चुकी है। अब जो समस्या की जड़ है वो देखिए आगे हुआ क्या। ये जो यंग इंडिया कंपनी है, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 38% शेयर राहुल गांधी जी के हैं, 38% शेयर सोनिया गांधी जी के हैं, और बाकी शेयर्स भी कांग्रेस के ही लोगों के हैं, मोतीलाल वोरा जी के हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जी के हैं। मतलब अल्टीमेटली कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसके जितने भी मुख्य डिसीजन हैं वो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अल्टीमेटली कांग्रेस के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब अब परिदृश्य में 3 एंटिटीज आ चुकी हैं। एक एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, दूसरी कांग्रेस जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, और तीसरी यंग इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इन तीनों एंटिटीज के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए जिसने देश की नींव को हिला डाला। अब कहानी क्या हुई? आप देखिए क्या चक्रव्यूह रचा गया, आप समझें इसको, इसके पीछे का मकसद क्या था, इंटेंशन क्या था, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हुआ क्या। हुआ ये कि यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए दिए कांग्रेस को, और कांग्रेस से कहा कि भैया आप हमारा ये आपका जो 90 करोड़ का जो लोन असेट है ये आप हमें दे दो। तो कांग्रेस को जो पैसा एजेएल से एज ए लोन असेट लेना था 90 करोड़ रुपए, वो सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए की संपत्ति उसने यंग इंडिया को दे दी। तो इससे क्या हुआ पहले ये समझें। इससे हुआ ये कि अब वो असेट कांग्रेस की नहीं है, अब पैसा कांग्रेस को नहीं लेना, अब यंग इंडिया को पैसा लेना है। देने वाला एजेएल आज भी वही है, देने की जिम्मेदारी एजेएल की है, लेकिन लेने का अधिकार अब आ गया यंग इंडिया के पास। 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ की संपत्ति उसको मिल गई एक तरीके से, और कांग्रेस ने 50 लाख रुपए लेके अपनी एसेट को बेच दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब एजेएल क्या करता है?
अभी लोन चुकाया नहीं जा रहा। अब एजेएल क्या करता है, एजेएल अपने सारे शेयर्स यंग इंडिया के नाम पे कर देता है। यंग इंडिया के सारे शेयर्स किसके पास थे, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी लोगों के पास थे। तो एजेएल ने अपने सारे शेयर्स यंग इंडिया के नाम कर दिए। मतलब एजेएल ने 90 करोड़ का लोन लायबिलिटी चुकाने की बजाय, जो कि वो या तो कमा के चुका सकता था या फिर अपनी कोई छोटी सी एसेट को बेचकर चुका सकता था, नहीं, ऐसा नहीं किया। उसने अपने सारे शेयर्स यंग इंडिया के नाम कर दिए, और जबकि उसने अपने सारे शेयर्स यंग इंडिया के नाम कर दिए, मतलब अपने 90 करोड़ की संपत्ति के लिए, 90 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए उसने अपने सारे शेयर्स, यानी कंपनी की ओनरशिप, वो कंपनी जिसके पास जितनी भी संपत्तियां थी उनकी वैल्यू 2000 करोड़ की है, जिनकी मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ है, उनको यंग इंडिया के नाम कर दिया। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि आज 90 करोड़ रुपए की दायित्व नहीं चुका पा रहा हूं मैं, तो मैंने अपनी सारी संपत्ति, मतलब इसका एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए आज मैंने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया है और आपके पास लोन चुकाने के पैसे नहीं है, आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, दूसरी एसेट्स हैं, तो आप वो 10 करोड़ रुपए का लोन के बदले में, आपकी 10 लाख रुपए के लोन के बदले में वो 2 करोड़ रुपए की जो एसेट्स हैं वो आपने मेरे को दे दी। ये मतलब हुआ उसका। मतलब कारनामा देखिए, जो यंग इंडिया 5 लाख रुपए से शुरू हुई थी, 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ की संपत्ति की मालिक बन जाती है, और जो एजीएल जिसकी असेट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ थी, वो अपनी 6000 करोड़ की असेट को केवल यंग इंडिया को 90 करोड़ रुपए के लोन के बदले में दे देती है। और ये जो पूरे ट्रांजैक्शन थे, जड़ ये थी कि भारत की मासूम जनता, भारत के आवाम को पब्लिक डोमेन में ये पूरी की पूरी, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन नोटिस्ड नहीं थे, ये अननोटिस्ड ट्रांजैक्शन थे।